अगर मेरी पत्नी ने कहा होता कि वो सारे पैसे मुझ पे खर्च कर देगी तो शायद कुछ और ही होता। लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है, उसी दिन मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया और गायब हो गया। हाँ, सुन के हैरानी होगी, मैंने उसे कर्ज के पहाड़ के नीचे अकेला छोड़ दिया ताकि खुद उन कर्जदारों से बच सकूं। वो हर दिन अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ छिपती रही, थकान होने पर पुलों के नीचे सो जाती, भूख लगने पर कूड़ेदानों में खाना ढूंढती। सब मुझे घटिया इंसान कहते थे, पर उन्हें क्या पता था मुझे एक लाइलाज बीमारी थी। 5 साल पहले मैंने अपनी पत्नी से सच छुपाया और अकेले ही इलाज के लिए विदेश चला गया। लेकिन अचानक मेरी हालत बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तब तक 2.5 साल बीत चुके थे। हाँ, 2.5 साल। मेरी बीमारी को तो काबू कर लिया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया था अगर दोबारा बिगड़ी तो मौत पक्की है। इसके बाद मैंने अपनी पत्नी के बारे में पता लगवाया। पता चला कि जब उसे मेरे जाने का पता चला तो वो और हमारी बेटी बहुत दर्द से गुजरी थी और वो मुझसे गहरी नफरत करती थी। मैंने बहुत सोचा, आखिरकार मैं वो इंसान हूं जो कभी भी मर सकता है। अगले 3 सालों तक मैंने हर रोज दर्दनाक इलाज झेले और जो थोड़ा समय बचा उससे मैंने एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। चुपके से, बिना बताए, मैंने अपनी पत्नी लियूयान की हर मुमकिन मदद की। आज वो एक सुपरस्टार है, अपने करियर के शिखर पर। 4 साल के करियर में उसने 99 गाने रिलीज किए हैं और हर एक गाना सुपरहिट रहा है। और आज दक्षिया के हर बड़े पत्रकार और संगीतकार इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एक वजह से, लियूयान के 100वें गाने की रिलीज। लियूयान, जिसे आसमान की लाडली कहा जाता है, ने 4 साल पहले अपना करियर शुरू किया था। उससे पहले वो एक कोरे कागज की तरह थी। आज तक फैंस और मीडिया उसके बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ उसका नाम लियूयान। उसकी पहचान को लेकर इंटरनेट पर तरह तरह के कयास लगते रहते हैं। हर बार ये सुर्खियां बटोरता है, यहां तक कि ये दक्षिया के 10 सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बन चुका है। और आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी असली पहचान बताने वाली। यहीं से थोड़ी दूर एक छोटे से घर में, उधर एक 30 के दशक का आदमी जिसका चेहरा पीला पड़ चुका है, स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीम देख रहा है। यही वो शख्स है जो रुयान से सबसे ज्यादा प्यार करता है और साथ ही वही कमीना है जिसने उसे सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई। आज रुयान का 100वां गाना रिलीज हो रहा है और ये आखिरी मौका है जब मैं उसे देख पाऊंगा। मेरे दिन अब गिनती के रह गए हैं। मैं यहां सिर्फ रुयान को एक आखिरी बार देखने आया हूं। मैं यूं ही आंखें बंद नहीं करना चाहता, बिना अफसोस के। उसके हाथ में एक डायरी है, डायरी पर बड़े बड़े शब्द लिखे हैं, एक कमीने की डायरी। इस डायरी में रुयान से मिलने के बाद से लेकर मेरी हर कमी हरकत लिखी है और साथ में अनगिनत वादे भी। मैं आंखें बंद करने से पहले एक बार फिर से रुयान के साथ बिताए हर पल को याद करना चाहता हूं। अब बीमारी के बढ़ते असर के कारण मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। उसकी तकलीफ देखकर उसके बेस्ट फ्रेंड चीटो ने उसकी पीठ थपथपाई। किसने सोचा था कि ये मशहूर म्यूजिक टाइकून इतना भावुक भी होता है। मैंने बिना कुछ कहे सिर उठाया। म्यूजिक टाइकून? अगर रुयान नहीं होती तो ये टाइकून इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं होता। मैंने चीटो की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से आंखें बंद कर ली। मैं सचमुच थक गया हूं। मैं इस वक्त बहुत शांत हूं। बस अब थोड़ी देर में मैं बहुत लंबी नींद सो जाऊंगा। उसे देख लिया तो लगता है इस बार सच में अच्छी नींद आएगी। चीटो मेरी गहरी नींद को देखता है, फिर मेरे हाथ से डायरी ले लेता है और पास खड़े दूसरे इंसान को इशारा करता है कि मुझे कमरे में ले जाए। वो खुद अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के सेंटर की तरफ बढ़ जाता है। वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में मैंने उसे एक वसीयत दी थी, मेरी सारी जायदाद रुयान को दे देना, पर सच्चाई कभी उसे बताना मत। चीटो ने हमेशा मेरी हर बात मानी, लेकिन इस बार वो नहीं मानना चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार खड़ा होता है। रुयान जी, क्या आप बता सकती हैं कि आपने अपने 100वें गाने के रिलीज के मौके पर ये राज खोलने का फैसला किया है, क्योंकि ये गाना इसी कहानी पर आधारित है। इस नए गाने का थीम क्या है, कुछ पहले बता सकती हैं? रुयान मुस्कुराती है, खुद को संभालती है और भावुक होते हुए धीरे से कहती है, बेशक, इस गाने का थीम है अफसोस और खोए हुए मौके। हाँ, अचानक एक ठाका गूंजता है, अफसोस और खोए हुए मौके। मिस रुयान, क्या आपको अफसोस है उस कमीने को छोड़ने का, या फिर सच में उसे भूल गई हैं? सबकी नजरें उस आवाज की तरफ जाती हैं। एक 30 के दशक का आदमी, पर चेहरे पर बुढ़ापा साफ झलकता है, एक अनकही कहानी लिए हुए। रुयान के माथे पर बल पड़ते हैं। बेशक मैं उसे भूल चुकी हूँ। कभी कभी जब याद आता है तो बस खुद पर शर्म आती है। वो खूबसूरत शख्स जो असल में चीटो है हिम्मत से कहता है, तो मिस रुयान, क्या आपको वो डायरी याद है? चीटो अपने हाथ में उठाई डायरी दिखाता है। एक कमीने की डायरी शब्द तुरंत अनगिनत फ्लैशेस की रोशनी में नहा जाते हैं। रुयान ऊपर देखती है और वो पीली पड़ चुकी डायरी दिखती है। वो सन्न रह जाती है, अपने होंठ कसकर दबा लेती है। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी छा जाती है। वो इस डायरी को बहुत अच्छे से जानती है। एक कमीने की डायरी, ये 4 शब्द उसने उस वक्त एक एक करके लिखे थे। तुम्हें ये डायरी कहाँ मिली? रुयान की आवाज में जल्दबाजी थी। उसके दिल में बहुत सारे सवाल थे। चीटो उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए पहला पन्ना खोलता है और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। तुम कहती हो पटाखों की रौनक अच्छी लगती है, लेकिन उन्हें बुझते देख दुख होता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि रात भर फूलों की बारिश हो बिना थके, ताकि तुम बुझते न देखो। तुम कहती हो तारों भरे आसमान की चमक अच्छी लगती है, पर तुम नहीं जानती ये तारा तुम्हारे लिए चमकता है। मैं कहता हूँ पूरी आकाश गंगा की रोशनी सिर्फ तुम्हारी वजह से। चीटो बहुत प्यारी और सपनों जैसी 2 लाइनें धीरे से पढ़ता है। रुयान वहीं सन्न रह जाती है। क्या उसने तुम्हें भेजा है? चीटो मुस्कुराता है। क्या तुम चाहती हो? रुयान कुछ नहीं बोलती। चीटो उसकी परवाह नहीं करता, बोलता है,
अगर तुम्हें जानना है तो छत पर आ जाओ, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे बाहर निकल जाता है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि रुयान उसके पीछे आएगी। लेकिन लुरुयान वहीं ठिठक जाती है। उसका दिल डरा हुआ है और बेचैन भी। ऊपर आखिर कौन है वो जाना चाहती है, लेकिन सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसने अपनी मुलाकात के अनगिनत सीन सोचे थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। रुयान मत जाओ, भूल गई उसने तुम्हें कैसे चोट पहुंचाई। रुयान की बेस्ट फ्रेंड और अब मैनेजर लिंगी उसे रोकती हुई बेचैनी से बोलती है। अगर दुनिया में कोई रुयान की पिछले 5 सालों की दर्द भरी कहानी समझ सकता है तो वो है लिंगी। लिंगी की बातों से रुयान सिहर जाती है। उस 5 साल की कड़वाहट उसके दिल में उमड़ाती है। तुम 5 साल से नहीं आए, अलग होने के बाद अब क्यों लौटे हो? रुयान सिर हिलाती है और लिंगी को इशारा करती है कि वो शांत रहे। मुझे जाना है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ उस कमीने को। उसकी बदहाली देखनी है और फिर बेरहमी से उसका मजाक उड़ाना है। अब उसके लिए मेरे दिल में कोई तरस नहीं, सिर्फ नफरत है। ये कहकर लू रुयान बाहर की तरफ बढ़ जाती है। लिंगी और बाकी सब तुरंत उसके पीछे हो लेते हैं। सारे प्रेस वाले भी पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये तो दक्षिया का टॉप मीडिया है, ऐसा मौका कैसे छोड़ सकते हैं? लू रुयान सबसे आगे, सबसे पहले आखिरी मंजिल की छत पर पहुंचती है और सामने का नजारा देखते ही उसकी आंखों में तरह तरह के भाव आ जाते हैं, जैसे वो सन्न हो गई हो। उसके सामने जो दृश्य बिखरा था वो और कुछ नहीं था, बल्कि उन सारे सीन्स का संग्रह था जो उसने कभी उसके साथ देखे थे। उस वक्त बस एक पुराना लैपटॉप होता था, एक सोफा और 2 लोग रात भर उसमें छुपकर फिल्में देखते थे। रुयान बहुत रोने वाली है। जब भी कोई भावुक सीन आता वो रो पड़ती थी और फिर वापस जाकर वही सीन देखती और फिर से रोती। उस वक्त मैं उसे छोटी पगली कहता था और बार बार धैर्य से उसे देखता था, लेकिन अब रो नहीं सकती। तो ये सब क्या है? क्या ये सब मुझे भावुक करने के लिए है? तुम मुझे बहुत कम समझती हो। रुयान चीटो की पीठ पीछे चिल्लाती है। और उसे अब लगभग यकीन हो गया है कि ये सब ये क्वी की हरकत है, क्योंकि ये सब वही जानता है। ये सब हास्यास्पद है ना? 5 साल पहले तुम कहाँ थे? जब मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी तब तुम कहाँ थे? चीटो को जवाब नहीं देता। वो बैठता है और जमीन पर रखे पटाखों को लाइटर से जलाता है। एक जोरदार धमाका होता है। पटाखे तीर की तरह आसमान में बिखर जाते हैं। बस एक पल में पूरे आसमान में फूलों की बारिश हो जाती है। पटाखे रात के अंधेरे आसमान में फूटते हैं, शानदार रौनक फैलाते हैं। जैसे ही पटाखे फूटते हैं, ठीक बुझने से पहले भीड़ को हर तरफ से धीमी सी आवाजें सुनाई देती हैं, ना ज्यादा तेज ना कम। और फिर अनगिनत पटाखे एक साथ आसमान में उछलते हैं, हर दिशा से। पल भर में पूरा आसमान रोशन हो जाता है। लोग जिधर देखते हैं उधर आग की बौछार होती है। पूरा शंघाई शहर पटाखों की भारी मात्रा से भर जाता है। यह बिना किसी शक के अब तक का सबसे बड़ा आतिशबाजी का शो है। अनगिनत कपल एक दूसरे से लिपटकर खुशी से आसमान देख रहे हैं, जैसे उनका प्यार भी इन चिंगारियों के बीच चमक रहा हो। धीरे धीरे आसमान में 5 बड़े शब्द उभरते हैं, सबका ध्यान खींचते हुए। रुयान, आई लव यू। 5 सामान्य से शब्द, लेकिन सबसे सीधा इजहार। ये 5 शब्द दिखते ही सब समझ जाते हैं ये आतिशबाजी किसके लिए है। अगर सच्चा प्यार न होता तो क्या वो हर पल उसे याद करता? उस दिन जब लालटेन का त्योहार था, उसने कहा था काश ये खूबसूरती कभी खत्म न हो, और उसने वो लापरवाही से कई शब्द याद रखे, उसके लिए पूरा शहर रोशन कर दिया। पटाखे चलते रहते हैं। अचानक आसमान में कुछ बदलाव होता है। तारे। कोई आसमान देखकर सोच में पड़ जाता है, बार बार आंखें मलता है। क्या यह भ्रम है? आज तो बादल छाए हैं, अचानक इतने सारे तारे कहां से आ गए? नहीं, ये तारे नहीं है, ये हजारों आकाश लालटेन है, एक साथ आसमान में उड़ती हुई तारों भरे आसमान का भ्रम पैदा कर रही हैं। सब यकीन नहीं कर पा रहे, इतनी सारी लालटेन है और इन्हें एक साथ उड़ाने के लिए कितने लोग चाहिए? पटाखों और लालटेनों से जगमगाता शहर। अचानक रुयान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाकी लोग सिर्फ ये बेमिसाल खूबसूरती देख सकते हैं, लेकिन वो इसके पीछे का दर्द देख रही है। ये सब करने के लिए एक बीमार शरीर लिए ये क्वीन ने पूरा 1 महीना संघर्ष किया। कितनी बार वो इतना दर्द में होता कि खड़ा नहीं हो पाता, फिर भी उसने खुद ही सब किया। लेकिन वो अपनी मूर्खता नहीं देख पा रही थी। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, लू रुयान। वो ऊपर देखती है, आसमान में 5 शब्द, रुयान आई लव यू, बदलकर एक सवाल बन गए। रुयान, क्या तुम्हें किसी बात का अफसोस है? रुयान के कुछ समझने से पहले छत पर अचानक एक मीठी धुन बजने लगती है। रुयान मुड़ती है और देखती है, चीटो एक माइक्रोफोन लिए उसकी तरफ आ रहा है। यह धुन तुम्हें जानी पहचानी लग रही है। रुयान माइक्रोफोन लेती है और एक बार फिर आंसू बह निकलते हैं। यह धुन उसे कैसे नहीं पहचान होगी? यही तो आज उसका 100वां गाना है जो रिलीज हो रहा है। रुयान बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा गाना गाने लगती है। पानी की तरह मुलायम आवाज गूंजती है और उदासी एक उल्टी बहती नदी बन जाती है। उसके भारी स्वरों के साथ पूरी छत उदासी से भर जाती है। वहां मौजूद सब सन्न रह जाते हैं, यहां तक कि वीडियो रिकॉर्ड करना भी भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य आज ये नया गाना था। रुयान की दुख भरी आवाज हर कोने में भर जाती है, लेकिन इस चौराहे पर खो जाती है। शुक्रिया, क्योंकि तूने मेरा हाथ थामा और मैं अब भी उस मुलायमियत को महसूस कर सकती हूँ। सबको आखिरकार समझ आ गया कि ये गाना अफसोस और खोए प्यार के बारे में क्यों है। एक गाना हमेशा लोगों के दिल के नाजुक हिस्से को आसानी से छू लेता है। लेकिन शुक्रिया तुम्हारा, ये उन कितनी ही प्रेम कहानियों की आखिरी रिहाई थी। बहुत से लोग तालियां बजाने लगते हैं। सब उस दीवा के एक और शाहकार के जन्म पर तालियां बजा रहे थे। तालियों के बीच रुयान फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए गाना खत्म करती है, फिर मुड़ती है, बार बार उस एक पुरानी पहचान वाली शक्ल को ढूंढने लगती है।
वो जानना चाहती है कि उसने उसे इतनी बुरी तरह क्यों खो दिया। ढूंढो मत, वो यहाँ नहीं है, चीटो बेरुखी से कहता है। उसने रुयान की बेचैनी भली भांति देख ली थी और जानता था वो क्या ढूंढ रही है। तो क्या तुम्हारे दिल में अब कोई भावना नहीं बची? क्या तुम उससे अब भी प्यार करती हो? लू रुयान कोई जवाब नहीं देती। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। कैसे भावुक न हो, आखिर उसने उसे बहुत प्यार किया था। आखिर ये सब उसके युवा सपने थे, कैसे बेअसर रहे। पास खड़ी लिंगी फिर बेचैन हो जाती है। रुयान, इनकी बातों में मत आना। भूल गए तुमने कितना दर्द झेला? ये एक परजीवी है, अब तुम्हें सफल देखकर अपने सस्ते ड्रामों से तुम्हें पिघलाना चाहता है। अगर तुमने सच में माफ कर दिया तो ये जोंक बनकर तुम्हें पूरी तरह चूस लेगा। लिंगी की बातें खत्म होते ही आसपास की भीड़ जोरदार सहमति जताती है। ये बेतुकी बातें चीटो के कानों तक पहुंचती हैं। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो इन दिखावटी ज्ञानियों से गहरी घृणा करता है। हालांकि 100 में से 1-2 तो समझदार होते हैं। एक थोड़े उम्रदराज पत्रकार मास्टर चेन बोलते हैं, मैं नहीं जानता उसका क्या मकसद है, नहीं आसानी से अंदाजा लगा सकता हूं, लेकिन ये आदमी गरीब नहीं हो सकता। ये पैसे के लिए नहीं आया। क्या आपने हिसाब लगाया आज रात के पटाखों की कीमत का? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज इस्तेमाल हुए पटाखे मैजिक सिटी फायरवर्क्स कंपनी के हैं। सुपीरियर क्वालिटी। हर पटाखे की कीमत 4 अंकों से भी ऊपर है। उसमें आज के पटाखों की अवधि और विस्तार जोड़ दो तो कम से कम 500 मिलियन 50 करोड़ की कीमत बनती है। इसमें आकाश लालटेन और मजदूरी का खर्चा नहीं है। अगर सब जोड़ दो तो कुल कीमत करीब 1 बिलियन 100 करोड़ होगी। मिस रुयान, क्या आपकी कीमत इतनी है? एक इंसान जो 1 बिलियन खर्च कर सकता है, क्या वो किसी और के सहारे जीवन यापन करेगा? बिल्कुल नहीं। मास्टर चैन के हिसाब पूरा करने के बाद सब सन्न रह जाते हैं। उन्होंने सोचा था ये आतिशबाजी महंगी होगी, लेकिन असली आंकड़ा सुनकर वो हैरान रह गए। एक इंसान जिसके पास 1 बिलियन हो, वो चाहे जहां हो, वो शार्क है। क्या वो किसी औरत के सहारे जी सकता है? चीटो अब भी रुयान को देख रहा था। वो जानना चाहता था उसका जवाब। रुयान हल्की मुस्कान फेंकती है, यहाँ तक कि सबसे खूबसूरत आतिशबाजी भी आखिरकार बुझ जाती है। सबसे अच्छा अतीत भी बीत जाता है ना मिस रुयान? क्या आपको नहीं लगता कि मिस्टर ये अब भी आपसे प्यार करते हैं, या फिर कभी किया था? क्या प्यार की बातें करने वाला ये कमीना इस लायक भी है? लिंगी बेचैन होती है। वो जानती है रुयान ने पिछले कुछ साल कैसे गुजारे हैं, कितनी बार उसे टूटते देखा है डरते हुए, लेकिन रुयान ने अकेले ही सब झेला। और अब ये चीटो आकर पूछ रहा है क्या वो इस लायक है? चीटो लिंगी पर ध्यान नहीं देता। वो अब भी रुयान को देख रहा है, उसका जवाब जानना चाहता है। वो लिंगी को समझता है। उसने 5 साल रुयान के साथ गुजारे हैं, उसकी मुश्किलें देखी हैं, इसलिए वो यी से नाखुश है। लेकिन चिटो ने भी 5 साल यी के साथ गुजारे हैं। वो जानता है ये उस औरत से कितना प्यार करता है। तो वो जानना चाहता है क्या रुयान के दिल में नफरत के अलावा कुछ और बचा है? जरा सी भी पुरानी याद अगर होती तो वो सोचता है कि यी ने जो किया वो इसके लायक था। रुयान थोड़ी व्याकुल है। चीटो का सवाल बहुत नाजुक है, उसके दिल को थोड़ा चुभता है, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं लाती। इतने साल शोबिस में रहने ने उसे सिखा दिया कि भावनाएं जाहिर न करें। इस बार मेरे लिए ये कोई सिर्फ एक सामान्य राहगीर है। हम सामान्य राहगीर हैं अपनी अपनी जिंदगी में, बिना उलझे। बेहतर होगा कि हम कभी दोबारा संपर्क न करें। चीटो मुस्कुराता है। अचानक उसे अपने दोस्त के लिए बहुत बुरा लगता है। मिस रुयान, असल में कुछ चीजें जैसी दिखती हैं, जरूरी नहीं वैसी ही होती। अगर अब इन चीजों की कद्र नहीं की, जब वो बिछड़ जाएं तो बहुत पछताओगी। पछतावा उसके लिए ये नामुमकिन है, जिंदगी भर नामुमकिन है। रुयान गुस्से से कहती है। तभी लिंग यी अचानक चिल्लाती है, रुयान रुको। रुयान मुड़ती है, लिंग यी का हाथ पकड़ती है और उसे इशारे से रोकती है। कुछ नहीं लिंग यी, हम वैसे भी इसे छुपाना नहीं चाहते थे। आज मैं सबको बताऊंगी कि वो कमीना उस वक्त कितना बेवकूफ था। अब सब कान लगाकर सुनने लगते हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। रुयान गला साफ करती है, माइक्रोफोन लेकर गंभीरता से एक एक शब्द बोलती है। हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने यी क्वी को 2 बार पागलों की तरह ढूंढा। पहली बार ब्रेकअप के 3 महीने बाद, क्योंकि तब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हॉल में हड़कंप मच जाता है। जब सच सामने आता है तो वो चुप नहीं रह पाते। रुयान हाथ के इशारे से सबको शांत करवाती है और कहना जारी रखती है, हाँ यही है, मैं प्रेग्नेंट थी। जब मुझे रिजल्ट पता चला मैंने पागलों की तरह यी को ढूंढा, क्योंकि उस वक्त पुराने जख्म मायने नहीं रखते थे। मैं अपने बच्चे को एक पिता देना चाहती थी। मैं अपनी बेटी को पूरा परिवार देना चाहती थी, भले ही उसका पिता कितना भी नालायक क्यों ना हो। मैंने यी को अनगिनत फोन लगाए, अनगिनत मैसेज भेजे। मैंने हमारे सभी कॉमन फ्रेंड से पूछा, लेकिन यी का कोई अता पता नहीं था। मैं बेहद निराश थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि उसके पास कोई ना कोई वजह होगी जो वो नहीं बता सकता। जब मैं ऐसे ही खुद को समझा रही थी, मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे बताया कि उसने यी को एक बहुत खूबसूरत लड़की के साथ होटल से बाहर आते देखा है। उसी पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं समझ गई, असल में ये मेरी गलती थी। मैं उसके सुख में बाधा डाल रही थी। कमीना, इस दुनिया में ऐसा घिनौना इंसान कैसे हो सकता है? बहुत से लोग गुस्से में गालियां देने से खुद को नहीं रोक पाते। रुयान आगे कहती है, मुझे नहीं पता वो ये जानता भी है या नहीं, लेकिन वो जानने लायक नहीं है। आखिरकार मैंने बच्चे को रखने का फैसला किया। यही के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक माँ हूँ। मुझे लगा मेरे पेट में पल रहा बच्चा मुझसे खून से जुड़ा है। बच्चा मासूम है और मैं उससे प्यार करती हूँ। और इसी बच्चे की वजह से मेरे माता पिता मुझसे पूरी तरह निराश हो गए। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अगर लिंगी ने मुझे नहीं अपनाया होता तो शायद गोगो और मैं भूखों मर गए होते। हर कोई पहले से इस अंजाम की उम्मीद कर रहा था, लेकिन फिर भी बहुत दर्द होता है। रुयान मुड़कर चीटो से कहती है, पर तुम अचानक आकर कहते हो कि उसने मुझे सिर्फ हंसाने के लिए 1 बिलियन खर्च कर दिए। तुम्हें पता है मुझे अब कैसा लग रहा है? मुझे सिर्फ जी मिचलाना हो रहा है। मैं खुद को एक बेवकूफ लग रही हूँ। वो इतना सक्षम था तो वो कहाँ था जब मैं बुरी तरह टूट रही थी? वो कहाँ था? उसके पास सब कुछ था। तो वो कहाँ था जब गोगो को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? अब जब उसने दुनिया की सैर कर ली, खूब मौज मस्ती कर ली,
तो अपनी बीवी याद आई, क्या वो इस लायक है? ये सुनकर चीटो का दिल करता है कि सारा सच उगल दे, लेकिन उसने उससे वादा किया था कि उसकी लाइलाज बीमारी का राज नहीं बताएगा, ये उसकी आखिरी सीमा है। तो वो बस इतना कहता है, जब उसने तुमसे ब्रेकअप किया था तब ये क्वी के पास इतनी सफलता नहीं थी, लेकिन ये सफाई बहुत फीकी लगती है। पैसे की कमी? पैसे की कमी थी? मुझे लगता है ये प्यार की कमी थी। रुयान ठंडे स्वर में कहती है, वो इस बच्चे से बिल्कुल प्यार नहीं करता। अगर ये क्वी उस बच्चे का पिता भी है तो उसने मुझसे गोगो के बारे में एक बार बात की थी, उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। तुम ऐसा नहीं कह सकती, चीटो थोड़ा बेचैन होकर कहता है। तो फिर दूसरी बार जब मैंने उसे ढूंढा, रुयान जल्दी में नहीं है, शांति से पूछती है, लेकिन उसके दांतों में दबी कड़वाहट साफ दिखती है। मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। लिंग यी की मदद से बच्चा पैदा हो गया, लगभग सही सलामत। लेकिन उसी के साथ एक भयानक खबर आई, गोगो को जन्मजात एनीमिया है, कंजेनिटल ब्लड वॉल्यूम इनसफिशिएंसी। उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत थी। जांच के बाद पता चला गोगो का ब्लड ग्रुप एरएसएस नेगेटिव है। अस्पताल में वैसा खून नहीं था। मेरे परिवार में भी दुर्लभ ब्लड ग्रुप नहीं है। उस वक्त गोगो को बचाने वाला एकमात्र इंसान था वो तथाकथित पिता। तुम्हें पता है उस वक्त हालात कितने खतरनाक थे। रुयान भावुक होकर थोड़ा रुकती है। वो दर्द भरा दौर वो आज भी नहीं भूल पाई। डॉक्टर ने कहा था अगर सही ब्लड ग्रुप नहीं मिला तो गोगो शायद 48 घंटे भी जीवित नहीं रहेगी। रुयान रोने लगती है। लिंगी धीरे से पीछे से रुयान को बाहों में भर लेती है, धीरे से उसकी पीठ थपथपाती है। सब ठीक है, सब खत्म हो गया, हमने सब मुश्किलें पार कर ली, है ना? रुयान जबरदस्ती अपनी भावनाओं पर काबू पाती है और लिंगी की तरफ सिर हिलाती है। फिर से ऊपर देखती है तो उसके चेहरे पर उदासी नहीं बल्कि ठंडा तेवर है। उस वक्त मैंने ये क्वी को पागलों की तरह ढूंढा। हर उस जगह गई जहां वो हो सकता था, हर उस इंसान से पूछा जिसे उसके बारे में पता हो, यहाँ तक कि उस लड़की से भी जिसके साथ वो होटल में गया था। मैंने उससे भी विनती की। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ उससे अपनी बेटी बचाने की गुहार लगाना चाहती थी। सब कुछ देने को तैयार थी। उस वक्त वो कहाँ था? जब मैं उसकी पुरानी कंपनी के सामने घुटनों पर बैठी थी, लोग मुझे उंगली दिखा रहे थे, तब वो कहाँ था? जब हमारी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी, तब वो कहाँ था? लू रुयान की आवाज बुलंद होती जाती है, आखिर में चीख में बदल जाती है। कुछ संवेदनशील लोगों ने तो आंसू भी बहा दिए। वो सोच भी नहीं सकते, एक माँ जिसने अभी बच्चा पैदा किया है, बच्चा जनने के बाद वाली अवधि में सड़क पर घुटनों पर बैठी हो। रुयान संभालती है, खुद को शांत करने की कोशिश करती है। अगर अस्पताल को अचानक वो ब्लड ग्रुप नहीं मिला होता तो गोगो शायद अब नहीं होती। और उसके पिता ने अपनी बेटी को एक बार भी नहीं देखा। क्या वो इन सब सालों के लायक है? आमतौर पर मैं इन बातों को दोबारा याद नहीं करना चाहती। आज सिर्फ इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम उसे बता दो वो हमेशा मेरी जिंदगी से दूर रहे। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे फिर कभी परेशान न करे। चीटो एक कड़वी मुस्कान बिखेरता है। रुयान बहाना करती है कि वो शांत है, लेकिन उसकी गहरी नफरत साफ दिखती है। किसकी गलती, किसका हक? कौन सच में फैसला कर सकता है? भले ही क्वी की कोई वजह रही हो, उसने इस लाजवाब लड़की को कभी न मिटने वाले जख्म दे दिए हैं। शायद वो आ गया होता। चीटो वो अपने हाथ की डायरी खोलता है। 13 मई 2016 के पन्ने पर जाता है, जब गोगो का ऑपरेशन हुआ था। वो धीमी आवाज में पढ़ता है, आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं अपना थका हुआ शरीर घसीटता हुआ पहली बार अपनी बेटी से मिला। मेरा नाम यी क्वी है, एक नालायक बॉयफ्रेंड और एक नालायक पिता। पहली बार जब मैंने अपनी बेटी को देखा, मेरा दिल पिघल गया। तुम इतनी छोटी और प्यारी हो। खून का रिश्ता होने का एहसास मुझे तुम्हें गोद में लेने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें उठाना चाहा, डॉक्टर ने मुझे रोक दिया। उसने कहा तुम भगवान की चुनी हुई सेब हो। भगवान तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वो खुद एक निवाला खाए बिना नहीं रह सके, इसलिए तुम इतनी नाजुक पैदा हुई। तुम्हें दुनिया की गर्द नहीं लगनी चाहिए। क्या भगवान होते हैं? मेरा हाथ हवा में ही रह गया। असल में उस वक्त मैं उस डॉक्टर से कुछ कहना चाहता था। यही शायद वो मौका था जब मैं अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे सबसे करीब होता। यही एक मौका था तुम्हारी मदद करने का। उस डॉक्टर ने तुम्हारे पिता को बस एक बार गोद में लेने से रोक दिया। ये एक पिता के लिए कितनी क्रूर बात है, लेकिन मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे। मेरा खून तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। क्या इसे सुरक्षा का दूसरा रूप नहीं कह सकते? अगर कभी तुम्हें आज की पूरी कहानी जानने का मौका मिले तो मत भूलना, पापा तुमसे प्यार करते हैं। ये पढ़कर रुयान अचानक चीख पड़ती है। क्या ये नामुमकिन है? उसने गोगो के लिए ऐसा नहीं लिखा होगा। ये नामुमकिन है। वो यकीन नहीं कर पा रही, नहीं करना चाहती। उसके दिल में ये कोई एक बेदर्द जानवर था, और अब अचानक ये पता चले कि उसने उसकी बेटी की जान बचाई है। ये उसके लिए अभी पचाना मुश्किल है। रुयान उन पुरानी घटनाओं को याद करने लगती है। अस्पताल में हमेशा खून की कमी, और वो उसे नहीं ढूंढ पा रही थी। जब वो निराश थी, अचानक डॉक्टर ने फोन किया, बताया कि एक दानवीर जिसका ब्लड ग्रुप भी वही दुर्लभ एरएसएस नेगेटिव है, मदद को तैयार है। रुयान जानती थी ये खून कितना कीमती है। उसने कई दशकों में चीन में ऐसा कोई दूसरा केस नहीं सुना था, लेकिन खुशी के उन्माद में उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसे लगा ये आसमान को अपनी बेटी पर तरस आया था। बाद में उसने उस दानवीर को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन अस्पताल ने बताया कि वो शख्स जा चुका था और अपना नाम छुपाना चाहता था। अब सोचे तो बहुत सारे संयोग हैं, लेकिन ये सच है या नहीं? रुयान के लिए ये सब मानना नामुमकिन है। इतने सालों से नफरत करने के बाद अचानक पता चले कि वो गलत थी। ये पूरी जिंदगी का उलटफेर है। पूरे हॉल में कोई नहीं बोल रहा था, सब समझ गए थे कि डायरी में जो लिखा है वो शायद सच है। चीटो पढ़ना जारी रखता है। पापा और मम्मा दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाएगा। तुम धीरे धीरे बड़ी होकर एक जवान लड़की बनोगी। अगर हो सके तो पापा को सपने में बताना मत भूलना कि तुम स्वस्थ हो, और जब बड़ी हो जाओ तो मम्मा की बात मानना। मम्मा दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे मीठी और सबसे अच्छी इंसान है। तुम्हारी मम्मा ऐसी है, पापा को चैन है। काश
मैं तुम्हें एक बार फिर देख पाता, लेकिन पापा को मम्मा के लिए भी दुख है। मम्मा ने तुम्हारे लिए इतना दर्द झेला है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ और पापा की जगह मम्मा का ख्याल रखना। पापा की ही दुआ है। आखिर में पापा ने एक गाना लिखा है, उसका नाम है अम्मा की सुनना। अगर कभी तुम्हें ये गाना सुनने को मिले तो याद रखना ये पापा का प्यार है। पापा तुमसे प्यार करते हैं। भीड़ सन रह जाती है। क्या? अमम्मा की सुनना वो रुयान का गाना। अमम्मा की सुनना उन गानों में से एक है जिसने रुयान को मशहूर बनाया। कोई कहता है नहीं, ये तो इक्वी ने लिखा था। किसी को याद है इस गाने के गीतकार का नाम? मुझे याद है इस गाने पर कोई गीतकार नहीं लिखा था, बस सनशाइन म्यूजिक कंपनी द्वारा निर्मित लिखा था। रुयान इस समय आंसुओं में डूबी हुई है। वो यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही है कि इक्वी ने ही गोगो को बचाया है और वो सिर्फ इक्वी ही हो सकता है। चीटो डायरी बंद करता है, फिर एक कागज निकालकर रुयान के हाथ में रखता है। वो 5 साल पहले का ब्लड डोनेशन फॉर्म है। डोनर के नाम वाली जगह पर साफ साफ ही इक्वी लिखा है। वो दो चमकीले लाल शब्द देखकर रुयान आखिरकार टूट पड़ती है, फूट फूट कर रोने लगती है। ये आंसू सिर्फ अपने लिए नहीं है, गोगो के लिए भी है। अपनी बेटी के दुख में उसे थोड़ी तसल्ली भी हो रही है। गोगो के पास कम से कम एक लगभग सक्षम पिता है। वो पूरी तरह कमीना तो नहीं निकला। चीटो कुछ नहीं बोलता, छत पर स्पीकर के पास खड़े कुछ लोगों को इशारा करता है। तुरंत अम्मा की सुनना गाने की शुरुआत हो जाती है। सबका ध्यान एकाएक खिंच जाता है। छोटी सी, क्या तुम्हें बहुत सवाल हैं? दूसरे कॉमिक्स देखते हैं, पर मुझे ड्राइंग सीखनी है। पियानो पर बात करना। रुयान की मीठी आवाज गूंजती है। बोल, जैसे किसी बच्चे के मुंह से निकले हों। बड़े होने के तमाम ऐतराज बयां करते हैं। लगता है जैसे हर बच्चा अपनी उम्र में इससे गुजरता है। चीटो के मन में आता है, ये क्वी, क्या तूने इस गाने में गोगो का बचपन सोचा था? अगर तुम उससे इतना प्यार करते हो तो उसके साथ क्यों नहीं बढ़े? तुम्हें पता होना चाहिए, शुरुआत में बस तुम्हारा आना काफी था। भले ही कर्ज के बोझ तले दबे होते, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार थी। रुयान के आंसू नहीं रुक रहे। उसका कठोर दिल थोड़ा पिघलने लगा है। गाना जारी है। मम्मा की क्यों सुननी? बड़े हो गए तो समझ जाओगे ये सब। जब मैं बड़ा हुआ तो समझने लगा क्यों। मैं दूसरों से तेज दौड़ता हूँ और ऊंचा उड़ता हूँ। भविष्य में हर कोई मेरी कॉमिक्स देखेगा, हर कोई मेरे लिखे गीत गाएगा। चीटो रो पड़ता है। आज वो पहली बार रोया है। उसे साफ याद है जब क्वी ये गाना लिख रहा था। वो लिखते हुए बातें कर रहा था। कह रहा था रुयान का स्वभाव तेज है, गोगो को आगे चलकर बहुत कष्ट होगा, लेकिन गोगो को अपनी माँ से नफरत नहीं करनी चाहिए। रुयान एक अच्छी माँ है, सबसे अच्छी औरत है, और रुयान पहले ही बहुत दर्द झेल चुकी है। तो मुझे गोगो को समझाना होगा कि माँ जो कुछ भी करती है वो गोगो की भलाई के लिए करती है। गोगो को अपनी माँ से बुरा नहीं मानना चाहिए। बात करते करते वो खुद रोने लगता था। उसकी आवाज़ बैठने लगती थी। उसके बिना, मेरे बिना वो दोनों कैसे करेंगी? अगर गोगो रुयान को गुस्सा दिलाए, रुयान का मिजाज तेज है, अगर गोगो भी अकड़े, दोनों में ठन गई तो उनको मनाने वाला कोई नहीं होगा। बस एक गाना काफ़ी है क्या? अगर रुयान को कोई और मिल गया, अगर सौतेला पिता गोगो को सताने लगा तो? अगर गोगो के पिता नहीं है तो क्या वो स्कूल में दुखी रहेगी? अगर गोगो जल्दी प्यार में पड़ गई और बदकिस्मत रही तो? अगर उसे अपने पिता जैसा निकम्मा मिल गया तो मैं मरकर भी चैन से नहीं मर पाऊंगा। चीटो को याद है उस दिन पहली बार उसने उसे परेशान नहीं पाया था। उसका हर शब्द एक पिता का टूटा दिल था जो प्यार करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। रुयान दुखी है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी तो ये क्वी है ना। रुयान तो अपनी बेटी के साथ पूरी जिंदगी बिता सकती है। जैसे ही गाना खत्म होता है, बहुतों का मन और अधिक मांगता है। कोई धीरे से कहता है, क्या हमने ये क्वी को गलत समझा? रुयान के आंसुओं ने उसका मेकअप खराब कर दिया है। वो बहुत मार्मिक लग रही है। उसके दिल का सबसे नरम हिस्सा जाग उठा है। उसे सीने में बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। ये क्वी कहाँ है? वो अब कहाँ है? लू रुयान ने आंखों में आंसू भरकर चीटो से पूछा। चीटो ने मुंह खोला, कुछ कहना चाहा, लेकिन एक शब्द भी निकलता उससे पहले लिंगी बीच में टोक देती है। रुयान, इनकी चाल में मत आओ, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर वो सच में तुमसे प्यार करता तो पहले ही क्यों नहीं बताया? भले उसने गोगो को खून दिया हो, वो तो उसका फर्ज था। अपने फर्ज को निभाकर तुम्हें पिघलाना, ये कैसी हास्यास्पदता है? ऐसी हरकतें सिर्फ ये क्वी ही कर सकता है। लिंगी ने चीटो को घूर कर देखा। क्या मैं सही नहीं कह रही? इस शख्स ने अकेले ही ढेर सारी गलतियां की और फिर सिर्फ एक अच्छा काम किया। क्या इससे वो बुरा इंसान नहीं रहा? ऊपर से गोगो उसकी अपनी बेटी है। क्या ये क्वी को यह सब नहीं करना चाहिए था? लिंगी के सवालों के सामने चीटो सिर्फ मुस्कुराता है, कोई जवाब नहीं देता। क्या नहीं करना चाहिए था? अगर करना ही चाहिए था तो हाँ, ये क्वी को यह सब करना चाहिए था। वो उसकी बेटी है। लेकिन क्या वाकई करना ही चाहिए था? जरूरी नहीं। किसी को नहीं पता कि ये क्वी ने इस खून चढ़ाने के लिए कितना कुछ त्याग किया। वो खुद कैंसर से पीड़ित था। उसके खून में कैंसर सेल्स ना हो, इसके लिए उसने खून चढ़ाने से पहले सबसे क्रूर इलाज किया, सिर्फ कीमोथेरेपी से कहीं ज्यादा। ऐसा इलाज जो आपको मरते मरते जिला देता है। क्या किसी ने वो सनसनी महसूस की जब एक सुई आपकी हड्डी में चुभोई जाए? अगर की है तो उस दर्द को 2 से गुणा करो, और जब सुई चुभोई जाए तो बेहोशी की दवा न दी जाए। अगर ऐसे कहा जाए तो दर्जा समझना मुश्किल है। जरा सोचो, एक लंबी मोटी कील जोर से तुम्हारी जांग में ठोकी जाए, जांग की हड्डी को चीरती हुई दूसरी तरफ से निकल जाए। ये क्वी ने इस तरह का पंचर शुरुआत में भी झेला था, और सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। बेहोशी की दवा खून की क्वालिटी पर असर न करे, इसलिए उसने बेहोशी की दवा लेने से मना कर दिया। वो अपने दांत भींच लेता था,
इतनी जोर से कि दांत टूट जाते थे, लेकिन एक आवाज नहीं निकलने देता था, क्योंकि वो कहता था उसका खून साफ नहीं है, उसे साफ करना है। वो अपनी बेटी के खून को जरा सा भी गंदा नहीं होने दे सकता था। पता नहीं उसने कितनी बार इलाज झेला। जब आखिरकार डॉक्टर ने कहा कि उसका खून सामान्य लोगों से भी ज्यादा स्वस्थ है, तो उसने खून से भरे मुंह के साथ मुस्कुराकर दिखाया था। चीटो ने उस वक्त बस एक नजर देखा था और उससे ज्यादा देखा नहीं गया। पिता का प्यार महान होता है, लेकिन इतना दर्द कौन सह सकता है। खून चढ़ाने के बाद इक्वी के शरीर की महत्वपूर्ण क्षमताएं बुरी तरह घट गईं। वो फिर कभी नहीं उठ पाया। 5 साल, अपने जिंदगी के आखिरी 5 साल वो सिर्फ व्हील चेयर पर रह सकता था। तो जो लोग सच्चाई नहीं जानते, उन्हें बिना जाने बोलना नहीं चाहिए, नहीं उन शब्दों की शिकायत करनी चाहिए जो उन्होंने झेले नहीं। इक्वी ने यह सब अपनी डायरी में कभी जिक्र तक नहीं किया। शायद वो सच में सोचता था कि यह उसका फर्ज था। वहीं दूर एक छोटी सी झोपड़ी में मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ, व्हील चेयर पर बैठा। आखिरी दिनों में मैं हमेशा थका रहता हूँ, जल्दी नींद आ जाती है। मैं जानता हूँ ये मौत के आने के संकेत हैं। मैं आंखें खोलता हूँ और सामने स्क्रीन देखता हूँ। मैंने सब पहले ही तैयार करवा रखा था। यह आतिशबाजी रुयान के लिए मेरी आखिरी सौगात थी। भले ही मैं उसके सामने न आ सकूं, फिर भी मैं उसकी खुश मुस्कान देखना चाहता हूँ। इसलिए मैंने पहले से कैमरे लगवा रखे थे ताकि अपनी आंखों से देख सकूं। मैंने सोचा नहीं था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने स्क्रीन को कुछ देर देखा, एक कड़वी मुस्कान के साथ फिर रीप्ले पर क्लिक किया। मैं शुरू से आतिशबाजी देखना चाहता था, पूरी प्रक्रिया, आतिशबाजी और रुयान का सपना। मैं उसकी मुस्कान का वीडियो शुरू से देखना चाहता था। शुरू में मैं मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ ही मिनट देखने के बाद मेरी मुस्कान जम गई। आतिशबाजी खूबसूरत थी, तारों भरा आसमान शानदार, लेकिन मेरा दिल बेचैन हो गया। वीडियो में चीटो डायरी उठाकर पढ़ने लगा था। यह सीन देखते ही मेरी आंखें फटी रह गईं। मेरा दिल घबराने लगा। मैं बेचैन होकर बोला, चीटू क्या कर रहा है? मेरे हाथ बेचैनी से कुछ ढूंढ रहे थे। मैं अपना फोन ढूंढ रहा था। मुझे ये सब रोकना है। मैं रुयान को माफ नहीं करवा सकता। अगर रुयान को सच्चाई पता चल गई, जब मैं नहीं रहूंगा, तो उस जिद्दी लड़की की जिंदगी में और कितने दर्द आएंगे। ये सोचकर मेरे हाथ और बेचैन हो गए। मेरी चादर जमीन पर गिर गई, फोन नीचे गिर गया। मैं झुककर उठाने लगा, पर झुक नहीं पा रहा था। मेरे स्टाफ ने फोन उठाकर मुझे थमा दिया। मैंने रेपर्टरी खोली, चीटो को फोन लगाना चाहता था। मैं चीटो को पूरी कहानी बताने से नहीं रोक सकता। मरने के बाद तो सब खत्म हो जाता है, भले ही कितने भी गलत फहमियां क्यों न हो। क्या इससे कुछ बदल जाएगा? मेरी कौपती उंगलियां नंबर नहीं मिला पा रही थी। बेचैनी के इस आलम में अचानक सब काला हो गया और मैं फिर से बेहोश हो गया। फोन की स्क्रीन चीटो के कॉन्टैक्ट पेज पर अटक गई। आखिर में कॉल नहीं लग पाई। पास का डॉक्टर तुरंत दौड़ा, मेरी हालत चेक की और थोड़ी देर बाद राहत की सांस ली। छत पर चीटो थोड़ा उधेड़बुन में था कि आगे बोलना चाहिए या नहीं। तभी अचानक उसका फोन बजा। चीटो ने एक नजर देखा और जल्दी से कोने में चला गया। कनेक्शन स्थापित हुआ। चीटो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सुनता रहा। 2 मिनट बाद उसने धीरे से कहा, मैं समझ गया, और फोन रख दिया। उसका चेहरा और कठोर हो गया। पहले वो सोच रहा था कि आगे कहना चाहिए भी या नहीं। उसे सामने खड़ी रुयान पर तरस आ रहा था, लेकिन अब उसे अपने दोस्त पर और भी ज्यादा तरस आ रहा है। चीटो ने रुयान को घूरा, तुम भी यही सोचती हो? तुम्हें लगता है वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता? चीटो ने ठंडे स्वर में पूछा, लेकिन क्या तुम भूल गई कि ब्रेकअप करने की पहल किसने की थी? तुमने उसे छोड़ा था, तुमने उसे डंप किया, वो जिसे तुम कमीना ये क्वी कहती हो। क्या ये क्वी ने कभी तुम्हारा कोई दिल दुखाने वाला काम किया है? तुम्हारे दोनों ब्रेकअप कौन सा तुम्हारी पहल पर नहीं हुआ? और ये क्वी, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि उसने इस प्यार को धोखा दिया हो? चीटो के सवालों ने हड़कंप मचा दिया। सबके चेहरे पर अविश्वास था। रुयान थोड़ी हक्की बक्की रह गई। चीटो सही कह रहा था, वही तो पहले ब्रेकअप करता था, लेकिन क्या सारा दोष उसी का था? रुयान सिर हिलाती है। उसके कुछ कहने से पहले ही लिंगी ने टोक दिया, तुम घर जाओ और झूठे आरोप मत लगाओ। उस वक्त ये क्वी ने जो किया, क्या तुम्हें लगता है रुयान को पता नहीं था? अगर उसने रुयान का दिल न तोड़ा होता, तो रुयान जो उससे इतना प्यार करती थी, कैसे अलग हो सकती थी? क्या बदनामी से कोई फायदा होता है? चीटो ने ठंडे स्वर में कहा, तुम सच उलट रही हो। मैं उस वक्त रुयान के साथ था, मुझसे ज्यादा सच कोई नहीं जानता। लिंगी की आंखों से आग बरस रही थी। चीटो ने हार नहीं मानी। मैं उस वक्त क्वी के साथ था। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि क्वी ने कभी इस रिश्ते को चोट पहुंचाने वाला कोई काम नहीं किया। उसने हर संभव कोशिश करके इस रिश्ते को संजोया और आखिरकार उसे ब्रेकअप का शब्द सुनने को मिला। चीटो पीछे नहीं हटा, क्योंकि उसे सब याद था। और यही वजह थी कि ये क्वी बीमार पड़ गया था, उसे डिप्रेशन हो गया था, और कुछ ही समय बाद लाइलाज बीमारी का पता चला। तो चीटो के दिल में इस सुपरस्टार के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। हाँ, रुयान मजाकिया अंदाज में हंसी, तुम उसके साथ थे? तो बताओ, उसने वो क्या किया था? क्या तुम्हें पता है मैंने ब्रेकअप क्यों करना चाहा? 5 साल पहले की घटनाओं के बारे में तुम क्या जानते हो? रुयान तमाम शिकवों से भरी, उसकी यादें 5 साल पहले की रात में चली जाती हैं। वो धीरे धीरे कहना शुरू करती है, उस 5 साल पहले वाली रात मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार शराब पी थी। शराब के असर से मेरा सिर चकरा गया और आखिरकार मैंने वो फैसला ले लिया। ये क्वी की लगातार अनदेखी, भावनात्मक हिंसा और दूसरी लड़कियों के साथ इश्कबाजी के बाद मैंने आखिरकार ये रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। तुमने अच्छे से सोचा? सच में ब्रेकअप करोगी? उसकी कई साल पुरानी बेस्ट फ्रेंड और अब मैनेजर लिंगी ने गंभीरता से पूछा। लू रुयान ने सिर हिलाया। उसने बियर का एक और घूंट लिया, बिना चाहे आंसू बह निकले। ये मेरा इक्वी के साथ दूसरा ब्रेकअप है और यही आखिरी होगा। शायद हमें पहले ब्रेकअप के बाद दोबारा साथ नहीं आना चाहिए था। उस वक्त हमने झगड़ा करके अलग हो गए थे,
मेरी माँ को डर था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, तो उन्होंने मेरे लिए जल्दी जल्दी एक अरेंज मैरिज का इंतजाम किया। उसी मुलाकात में एक कांटा मेरे दिल में चुभ गया। मैंने बस माँ की खातिर औपचारिकता पूरी करने की सोची थी, लेकिन जब मेरा अरेंज मैरिज वाला लड़का धीरे धीरे पास आया, मेरा दिल टूट गया। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड, जिसे मैंने 3 दिन पहले छोड़ा था, एक गुलाब लिए मेरे सामने धीरे धीरे बैठ गया। मैंने देखा वो थोड़ा असहज था, हाथ रखने को जगह नहीं था। उसका पहला वाक्य था, जब किस्मत इतनी अच्छी है तो फिर से क्यों ना परिचय करे, मेरा नाम ये क्वी है। और ऐसे हम फिर से साथ हो गए। लेकिन आज तक मैं उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई कि हमारे ब्रेकअप के सिर्फ 3 दिन बाद वो उस मुलाकाती कार्यक्रम में कैसे पहुंच गया। रुयान ने शराब का एक बड़ा घूंट लिया और धीरे से बोली। उसका दिल दर्द से भर रहा था। एक आदमी जो सच में आपसे प्यार करता है, क्या वो 3 दिनों में नया प्यार ढूंढ लेता है? मैंने खुद को अनगिनत बार झूठ बोला, लेकिन ये चीज कांटे की तरह है, मैं इसे भूल नहीं सकती। दोबारा साथ आने के बाद वो पहले जितना ध्यान नहीं रखता था। कई बार बहुत रात तक घर नहीं लौटता था। मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पाकर उसे ढूंढने के लिए खुद को मजबूर किया। ये कहते कहते रुयान का गला रुंध गया, आवाज टूट गई, और फिर मैंने उसे अकेले अपनी गाड़ी में सोते हुए देखा। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? वो गाड़ी में सोना पसंद करता था बजाय घर आने के। वो जानता था मैं उसका इंतजार कर रही हूं, फिर भी वो घर नहीं आना चाहता था। तुम्हें लगता है वो मुझसे प्यार करता है या मुझसे नफरत करता है? शायद वो मुझे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि मैं एक दूध देने वाली गाय हूं। मैं तो ये क्वी के लिए सिर्फ एक गाय थी। मैं रुयान। रुयान की आंखों से अब आंसू बह रहे थे। वो रुंधे गले से कहती है, असल में मैं बहुत पहले जान गई थी कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। बहुत पहले ही प्यार खत्म हो चुका था। उस वक्त वो दूसरी लड़कियों के साथ डेट करने लगा था। एक बार गलती से मैंने उसका फोन देख लिया। उस पर एक लड़की ने लिखा था, कब उसे बताओगे? बताओ। वो मुझे क्या बताना चाहती थी और क्या हो सकता है? जब ये क्वी ने वो मैसेज देखा, मैंने उसे मुस्कुराते देखा। वो मुस्कान बहुत दिनों बाद देखी थी, जैसे उस वक्त जब वो मुझसे प्यार करता था, जब मुझसे बातें करता था। मैंने सोचा वो हमेशा मेरा रहेगा। मजाक ये है कि वो मेरा नहीं था। रुयान ने आखिरकार एक आत्मघाती मुस्कान फेंकी, खुद को समझाने का नाटक करते हुए बोली, प्यार 2 लोगों का खेल है, प्यार थोपा नहीं जा सकता। जब वो मुझसे प्यार नहीं करता था तो अलग होना ही ठीक था। रुयान की इन बातों के बाद ही बहुतों को पूरी कहानी का आरंभ और अंत समझ आया। चीटो मुस्कुराया, रुयान को देखकर मुस्कुराया। कितनी दयनीय कहानी है। मजबूरन सुनी। मेरे पास भी कुछ ऐसी ही कहानी है। मुझे नहीं पता मिस रुयान इसे सुनने में दिलचस्पी लेंगी या नहीं। रुयान ने माथा ताना, तुम फिर से बहाना बनाना चाहते हो? ये सब मैंने खुद देखा है। क्या मैं बना सकती हूँ? सच या झूठ क्या कोई तय कर सकता है? क्या मिस रुयान मुझे बोलने नहीं देंगी? चीटो ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। लिंगी तुरंत गुस्से से बोली, बोलने दो, देखते हैं क्या कहते हैं। मैं इन बातों का एक शब्द भी नहीं मानती। उसे ये कहने की औकात भी है, तुम बदनाम कर रहे हो। चीटो ने डायरी निकाली और 5 साल पहले के पन्ने पर खोली। उसने एक शब्द पढ़ना शुरू किया। 5 साल पहले, स्पीड डेटिंग का सीन। यहां मुझे 3 दिन हो गए हैं। रुयान ने मेरे सारे संपर्क हटा दिए हैं और मैं 3 दिनों से बेसुध हूं। यहां मेरी आखिरी उम्मीद है। रुयान ने कहा था कि उसकी माँ उसे बार बार शादी के लिए दबाव डाल रही है, और इस स्पीड डेटिंग कार्यक्रम की उसकी माँ ने कई बार सिफारिश की थी। जिद करने से काम बनता है। आखिरकार मैंने रुयान का इंतजार किया। उस वक्त बस भगवान ही जानता है मैं कितना उत्साहित और घबराया हुआ था। जिस शख्स का मैं दिन रात सपना देखता था वो बिल्कुल सामने थी। मैं उसकी तरफ दौड़ना चाहता था, लेकिन डर था कि उसे डरा न दूं। ये मिश्रित भावनाएं मुझे बेचैन कर रही थी। किस्मत से नतीजा अच्छा रहा। जब मैं हाथ में गुलाब लिए कांपता हुआ उसके पास पहुंचा तो घबराते हुए बोला, जब किस्मत इतनी अच्छी है तो मुझे खुद का परिचय देने दीजिए। किस्मत से? रुयान ने कोई एतराज नहीं किया। उसने फिर से साथ आने के लिए हाँ कर दी। लेकिन रुयान नहीं जानती कि उस वाकये ने मुझ पर क्या असर किया था। मैंने रुयान से कभी इस बारे में बात नहीं की। वो 3 दिन जब वो चली गई थी, मैं बहुत घबरा गया था। उस वक्त चीटो ने मुझसे पूछा, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो अलग कैसे हो गए? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। दोबारा साथ आने के बाद मैंने सोचा कि मुझे ज्यादा परिपक्व और जिम्मेदार बनना है। उस वक्त हमने एक म्यूजिक कंपनी शुरू की थी, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। कभी कभी रुयान को भी खाने के लिए मुझ पर निर्भर रहना पड़ता था, तो मैं और भी मेहनत करने लगा। मैं उसे एक अच्छा भविष्य देना चाहता था। उस वक्त हम अक्सर रात के 2 बजे तक ओवर टाइम करते थे। शायद तभी मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। मैं बहुत देर तक काम करता। रुयान को हल्की नींद थी। अगर मैं बहुत देर से घर गया तो उसे जगाने का डर था, इसलिए अक्सर मैं बिल्डिंग के नीचे गाड़ी ले जाकर उसी में सो जाता था, और उसके सोने की प्यारी अदा सोचकर मेरे सपने हंसी से भर जाते थे। लेकिन मुझे रुयान से जुड़ी हर चीज बिल्कुल याद है। मैं उसके लिए लगातार सरप्राइज तैयार कर रहा था। मेरे दोस्त जानते हैं मुझे हल्का सोशल फोबिया है, लेकिन उसके लिए मैंने कई दोस्तों से सलाह ली। एक सरप्राइज देना चाहता था। एक बार एक लड़की ने मुझसे पूछा, कब उसे बताओगे? मैं फोन देखकर मुस्कुरा रहा था, एक ऐसी मुस्कान जैसे कोई बच्चा पहली बार प्यार में पड़ा हो। मेरा सरप्राइज लगभग तैयार है, मैंने जवाब दिया, जैसे ही मुझे उस कॉन्सर्ट के टिकट मिल जाएंगे। मैं जानता था रुयान को गाना कितना पसंद है। मुझे लगा जब उसे पता चलेगा तो बहुत खुश होगी, क्योंकि कॉन्सर्ट के साथ साथ मैं उसे प्रपोज भी करने वाला था। मैं उसे एक भविष्य देना चाहता था। इस प्रपोजल के लिए मैंने बहुत दिनों से तैयारी की थी। मैं उसे सबसे रोमांटिक तरीके से बताना चाहता था कि मैं उससे प्यार करता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस दिन मैं प्रपोज करूंगा उसी दिन वो मुझे ब्रेकअप का ऐलान कर देगी। लगता है सब कुछ किस्मत के लिखे के मुताबिक होता है। बहुत से लोग सन्न रह गए।
उन्हें अचानक डायरी वाले इस शख्स के प्रति सहानुभूति होने लगी। वो क्वी के उस वक्त के एहसासों को नहीं समझ सकते, लेकिन उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। जब तुम सबसे ज्यादा प्यार करना चाहते हो, तुम उसे खो देते हो। यह अत्यंत क्रूर उदासी है। चीटो पढ़ता रहता है। मुझे लगा उस वक्त मैं काफी परिपक्व हो गया हूँ, मैं उसे बेहतर जिंदगी दे सकता हूँ। हमारी शादी का समय आ गया था। उस दिन मैं गुलाबों का एक बड़ा गुलदस्ता लेकर उसके पास पहुंचा, उसे सबसे बड़ा सरप्राइज देने को तैयार। विडंबना यह थी कि लगभग एक ही साथ मैंने कहा, चलो शादी कर लें, और उसने कहा, चलो अलग हो जाते हैं। गुलाब जमीन पर गिर गए, मानो किसी का दफन हो रहा हो। उसी दिन से हमारे रास्ते अलग हो गए। चीटो सबके सामने पढ़कर खत्म करता है और एक बार चुप हो जाता है। लू रुयान स्थिर थी, सोच में डूबी। वो नहीं जानती थी इन सब बातों पर यकीन करे या नहीं। इतने सालों से वो खुद को यह समझाती आ रही थी कि ये क्वीन ने कभी उससे प्यार नहीं किया, ये सब सिर्फ एक खेल था। और अब कोई उससे कह रहा है कि ऐसा नहीं है। वो ये कैसे मान सकती है? शायद उसने ये कहानी खुद को सजाने के लिए गढ़ी है। अगर वो सच में इतना अच्छा था तो रुयान उसे कभी नहीं छोड़ती, लिंगी बोली। लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा विश्वास नहीं था। विवरण लगभग एक जैसे हैं, कहानी लगभग एक जैसी है। कोई इतनी सटीक कहानी मौके पर कैसे गढ़ सकता है? सोचो, कहानी में ही कोई समझ नहीं आ रही। अगर रुयान ने गलत समझा तो ये कोई ये बातें क्यों नहीं समझाता? क्या समझाना मुश्किल है? नहीं है तो नहीं, तो उसने ये सब इस तथाकथित डायरी में लिखा है, सिर्फ अपने आप को सजाने के लिए। लिंगी ने सुनिश्चित स्वर में कहा। चीटो ने अपना होंठ काटा, आखिरकार एक शब्द नहीं बोला। वो नहीं जानता था क्या कहे। कैसे कहें कि ये क्वीन ने कुछ इसलिए नहीं समझाया क्योंकि उसे लाइलाज बीमारी का पता चल गया था, इसलिए उसने कुछ समझाया नहीं। चीटो ने सिर हिलाया। वो अब भी सबके सामने बीमारी का राज नहीं खोलना चाहता था। उसकी चुप्पी ने लिंगी के और भी हमले भड़का दिए। अब क्यों कुछ नहीं बोलते? जो भी हो, तुम समझा नहीं सकते। ये क्वी उस बात को नहीं छुपा सकता कि वो कमीना है। उसने रुयान को इतना दर्द दिया, गोगो के साथ इतने गुनाह किए, क्या तुम जानते हो? उस वक्त रुयान का पेट बड़ा था। लिंगी आगे नहीं बोल पाती। रुयान ने बीच में टोकते हुए कहा, नहीं, मुझे बताने दो। लिंगी चिल्लाई, रुयान, मैं तुम्हें समझती हूं। तुम फिर से भावुक हो रही हो, है ना? तुम इतनी जल्दी सबक कैसे भूल सकती हो? तुम फिर से इन चालों में मत आना। हमने उस वक्त कैसा जीवन गुजारा, भूल गई? लू रुयान ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिर में कोई आवाज नहीं निकली। लिंगी सही थी, उसका दिल नरम पड़ गया था। डायरी के हर विवरण से उसका दिल पिघल रहा था। वो याद कर रही थी ये क्वी का बेइंतहा प्यार। रुयान का रूप देखकर लिंगी और नाराज हो गई। वो बिल्कुल नहीं होने दे सकती कि रुयान एक बार फिर उस घटिया आदमी की बाहों में चली जाए। उन्होंने बहुत मुश्किलों से आज का दर्जा हासिल किया है। एक सुंदर जिंदगी अभी शुरू हुई है। लिंगी किसी को भी यह सब तबाह नहीं करने देगी। श्रीची, क्या मैं सही हूं? लिंगी ने ठंडे स्वर में पूछा। जब आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं आपसे फिर पूछती हूं, क्या आपने सोचा है समाज में एक अविवाहित लड़की के लिए बच्चे के साथ प्रेग्नेंट होना कितना मुश्किल होता है? भले ही उस लड़की ने बहुत बड़ी गलती की हो, उस वक्त उसके पेट में बच्चे का पिता छिपकर बैठा रहता है और सामने नहीं आता। क्या ये वो प्यार है जिसे आप कहते हैं? चीटो थोड़ा हकलाया। तुम नहीं जानती। लिंगी ने उसे बीच में ही काट दिया। और तुम नहीं जान सकते, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब रुयान को प्रेगनेंसी का पता चला, बच्चा पहले से 3 महीने का था, उसके माता पिता ने उसे 2 विकल्प दिए, या तो गर्भपात करवाओ या घर छोड़ो और अपना खुद का देखो। रुयान उस वक्त सिर्फ एक जवान लड़की थी, उसके पास ज्यादा समझ नहीं थी। उसने कहा वो गर्भपात नहीं करवाना चाहती। कई बार वो अस्पताल के दरवाजे तक गई और उसे लगा जैसे वो कोई आवाज सुन रही है। अम्मा, वो रोते हुए कहती थी कि वो ये नहीं कर सकती। कोई और चारा नहीं था, मजबूरन उसे अकेले ही रहने की जगह ढूंढनी पड़ी। उसने सोचा वो अकेले मेहनत करके अपने बच्चे को पाल लेगी, चाहे कुछ भी हो, भूखों नहीं मरेगी। लेकिन उसी आदमी ने, उस कमीने ने, जिसे तुम अब प्यार करने वाला कहते हो, वो भी तबाह कर दिया। जब रुयान ने एक ठीक ठाक नौकरी ढूंढ ली थी, तभी उसके घिनौने कर्जदार आ पहुंचे। उनके पास ये क्वी के कॉन्ट्रैक्ट थे, जिसमें गारंटर के तौर पर रुयान का नाम लिखा था। उन्होंने कहा कि ये क्वी गायब है, पैसा कोई नहीं चुकाएगा, तो बस उन्हें रुयान से ही पाला पड़ेगा। वो लोग इंसान नहीं थे। उन्होंने रुयान के बारे में सब कुछ पता लगा लिया, उसकी नौकरी, उसका परिवार, यहाँ तक कि उसके रिश्तेदारों के कॉन्टैक्ट भी। रुयान के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने रुयान के माता पिता को परेशान किया, रुयान के दोस्तों को, रुयान के मालिक को। इस तरह रुयान के माता पिता बीमार पड़ गए। रुयान के दोस्त और रिश्तेदार उससे कतराने लगे। रुयान ने अपनी नौकरी खो दी। रुयान का लगभग सारा पैसा उस गिरोह ने छीन लिया। श्रीची, क्या आपने कभी सोचा एक प्रेग्नेंट लड़की को रात को पार्क की बेंच पर सोने को मजबूर होना पड़े? क्या आपने सोचा एक लड़की जिसके अपने पिता बीमार हैं, लेकिन वो सिर्फ दूर से देख सकती है, उस दुख को क्या आपने महसूस किया है? क्या आपने जाना कि हर कोई आपसे कतराए? कैसा लगता है एक औरत जो 30 मंजिला इमारत की छत पर खड़ी है? क्या आपने वो एहसास किया कि कभी भी कूद सकती है? आप नहीं समझेंगे क्योंकि आप उस लायक नहीं हैं। आप सिर्फ एक कुत्ते हैं, ये क्वी का कुत्ता जो सिर्फ उसके लिए झंडा लहराता है और नारे लगाता है। बकवास बंद करो। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, जाकर अपने मालिक से पूछो कि वो ये कर्ज कैसे चुकाने की सोचता है। क्या वो चुका भी सकता है? लिंगी के शब्द और कठोर होते जाते हैं। ये दिखाता है कि वो उस दौर की हर चीज से कितनी नफरत करती है। इन शब्दों ने वहां मौजूद सबको चौंका दिया। सब सोचने लगे, कमीना मर जाना चाहिए। चीटो ने लोगों की टिप्पणियां नहीं सुनी। उसका चेहरा और काला पड़ता जा रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि लिंगी उसे गाली दे रही है।
उसकी दिलचस्पी लिंगी द्वारा बताए गए उस दौर में थी। वाकई उसने उस दौर के बारे में सुना था, ये क्वी से सुना था। जब ये क्वी बता रहा था उसके दांत टूट गए थे, उसके नाखून उसके मांस में धंस गए थे, वो पूरा शरीर कांप रहा था, खुद पर और उस वक्त की अपनी बेबसी पर गुस्सा था। वो कर्ज असल में उसने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लिया था, लेकिन उसने वो कर्ज पहले ही चुका दिया था। उसने नहीं सोचा था कि उन लोगों ने उसकी एक और कॉपी रख ली होगी। उस वक्त इक्वी पहले से ही बहुत गंभीर रूप से बीमार था, अस्पताल में उसे रेसिस्टेट किया जा रहा था। उसने अपनी वसीयत बनाई, सारी जायदाद रुयान को दे दी। उस वक्त उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन ये जानकारी न जाने उन लोगों को कैसे पता चल गई। उन्हें लगा कि इक्वी मर चुका है और रुयान को विशाल विरासत मिली है, तो पैसे के लालच में अंधे होकर उन्होंने ऐसे किए जो आसमान जमीन कांप दे। आखिरकार ये इक्वी मरा नहीं, डॉक्टरों ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। लेकिन जब उसे पता चला कि रुयान ने क्या झेला तो उसकी सांसें फिर से रुक गईं। बेशक उसके बाद उसने बदला लिया। जिस किसी ने भी रुयान के साथ बुरा किया था उन सबको चीटों ने जेल भिजवा दिया और वो आज भी वहां कठोर मजदूरी कर रहे हैं। उस वक्त ये क्वी ये सब नहीं जानता था, पूरी तरह उसे दोष नहीं दिया जा सकता, चीटो ने धीमी आवाज में कहा। उसने अब भी बीमारी का राज नहीं खोला था। लिंगी रुयान को समझती है, चीटो भी को समझता है। उसकी सेहत और उसने दी गई इजाजत की सीमा, चीटो उस सीमा को पार नहीं करना चाहता। ये हास्यास्पद है। नहीं, बस इतना सा है तुम्हारा स्पष्टीकरण। मुझे लगता है तुम्हें कुछ गढ़ने को नहीं मिला, लिंगी ने ठंडे स्वर में कहा। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सिर्फ इतना नहीं है कि रुयान ने नौकरी खोई, वो प्रेगनेंसी के जांच, बेसिक पोषण का भी खर्च नहीं उठा सकती थी, जिसकी वजह से उसकी बेटी को जन्मजात एनीमिया हुआ और उसे खुद भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। वो परिणाम क्या है, क्या तुम जानते हो? उस दौरान रुयान रातों रात उल्टियां करती रहती थी, उसके पूरे शरीर में सूजन थी और उसे गोगो की देखभाल भी करनी थी। पोषण की कमी की वजह से उसके पास गोगो के लिए दूध नहीं था। गोगो के लिए फॉर्मूला मिल्क खरीदने वो पगली एक रेस्तरां में बर्तन मांजने चली गई, बर्फीले पानी में ठंडे बर्तन मांजती रही। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? जब मैंने उसे ढूंढा तो पूछा, इतनी पगली क्यों है? तो वो बोली, अब पगली नहीं हूं, क्योंकि इस काम को करते हुए मैं गोगो को पीठ पर ला सकती हूँ। गोगो का ऑपरेशन हुआ था, वो अपनी माँ से अलग नहीं हो सकती थी। उस वक्त गोगो अभी अस्पताल से छुट्टी पाकर आई थी और रुयान ने एक दिन का प्रसव विश्राम भी नहीं लिया था। उस वक्त वो कहाँ था? ये क्वी कहाँ था? तो भले ही उसके पास कोई वैध बहाना हो, वो बेकार है। लिंगी चिल्लाई। वो रुयान के अन्याय का बदला ले रही थी। वो मानती है कि जिन्होंने सच में उस दौर में रुयान का साथ दिया, वो उस आदमी के किए गए गुनाहों को कभी माफ नहीं करेंगे। नुकसान हो चुका है, अब कोई बहाना नहीं चलता। चीटो कड़वी मुस्कुराई। हर बार जब वो रुयान या लिंगी का विलाप सुनता था, उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि ये सब इतना कठिन है। इस घटिया किस्मत ने दो लोगों को अनगिनत मजबूरियां दी, उन्हें लाखों मजबूत कारण दिए, जिससे वो दोनों घायल हैं। लेकिन कम से कम रुयान को इक्वी की छुपी हुई सुरक्षा तो मिली, और इक्वी को उसकी क्या जिंदगी है। एक बार काउंटडाउन शुरू हो गया तो हर मिनट हर सेकंड यातना है। उसके पास सिर्फ निराशा है। चीटो ने डायरी खोली और ना ज्यादा तेज ना कम आवाज में धीरे धीरे पढ़ा। 10 सितंबर, ये हमारे अलग होने का पहला दिन है। मैंने रात भर आंख नहीं बंद की। मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया। तुम्हारी याद बहुत आ रही है। मुझे नहीं पता क्यों। कल मैं तुम्हारे सामने गुलाब लेकर घुटनों पर बैठा, बच्चे की तरह रोया, लेकिन तुमने मुझे ब्रेकअप की वजह कभी नहीं बताई। क्या मैं काफी अच्छा नहीं हूं? क्या मैं बदल सकता हूं? 13 सितंबर, मेरे बस से बाहर है। मैं उस लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह से नफरत करता हूं। मैंने तुम्हें अनगिनत मैसेज भेजे, तुम्हारे काम के रास्ते पर पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आई, तुम नहीं दिखी। 15 सितंबर, रुयान, मैंने फैसला लिया है, मुझे तुम्हें ढूंढना है। 20 सितंबर, 5 दिन बीत गए, मैंने एक बात पक्की कर ली है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मुझे तुम्हें ढूंढना है, भले ही तुम मुझसे नफरत करो, मैं तुम्हें फिर से जीत लूंगा। मैं इस मौत से भी बदतर जिंदगी से तंग आ चुका हूं। 30 सितंबर, रुयान, मुझे माफ करना, मैं हार मान रहा हूं। नहीं, सिर्फ अस्थायी रूप से हार मान रहा हूं। मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हैं, लेकिन मुझे यकीन है जल्दी ठीक हो जाएगा। अकेले फिर मैं कुछ समय के लिए जा रहा हूं, अकेले। यह पढ़कर चीटो थोड़ा रुका, फिर रुयान की तरफ देखा। मुझे नहीं पता क्यों, जब से तुमने उससे ब्रेकअप किया, तुमने उसके सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए। वो उस घर से भी चला गया जो कभी तुम दोनों का था। यह नहीं कि वो समझाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या तुमने उसे कोई मौका दिया? रुयान ने आंखें बंद कर ली, आंसू बह रहे थे। शायद वो उस वक्त जवान और बिना सोचे समझे थी। हमेशा सोचा किसी को हटाने का मतलब यादों को हटाना है। उसने हमेशा सोचा छुपकर भूल जाएगी। उसने हमेशा सोचा जो देखा वही सच है। तो उसने अपना फोन बंद कर दिया और अकेले यात्रा पर निकल गई। पुरानी फिल्मों की तरह बेपरवाह होने का नाटक करती रही। ब्रेकअप के बाद मैं अकेले बहुत अच्छे से रह सकती हूँ, लेकिन क्या सच में ऐसा था? अगर वो उस वक्त थोड़ी कम अकड़ वाली होती तो क्या नतीजा कुछ और होता? रुयान ने भारी सिर हिलाया, खुद को मजबूर करके उन बातों को और न सोचे। वो स्वास्थ्य समस्या क्या थी? चीटो ने जवाब नहीं दिया। वो जवाब नहीं दे सकता था। उस वक्त चीटो और उसने सोचा था कि समस्या इतनी गंभीर नहीं होगी जब तक वो इलाज करवा ले। शायद फिर भी उम्मीद है। किसने सोचा था कि किस्मत ऐसा करवट बदलेगी? चीटो ने सिर झुकाया और डायरी पढ़ना जारी रखा। 30 अक्टूबर, 1 महीना बीत गया। मैं वापस आ गया। रुयान भी उस शहर लौट आई है जहां हम साथ रहते थे। मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, भले ही मैं तुम्हें कभी न पा सकूं। तुम्हारे साथ एक ही हवा में सांस लेना,
कभी कभी तुम्हारा चेहरा झांक लेना, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। 12 नवंबर, मैं तुमसे मिलने चुपके से आया। मैं अस्पताल से भाग कर आया था। आखिरी दिनों में मैं हमेशा सोता रहता हूँ, फिर भी हमेशा थका रहता हूँ। आज थोड़ा जागा तो बेसब्री से तुमसे मिलने आ गया। अच्छा, तुमने मुझे नहीं देखा, तुम अब भी उसी कैफे में जाते हो जहां हम हमेशा जाते थे। अकेली शक्ल देखकर दिल बहुत दुखा। 1 दिसंबर, तुम बहुत पतली हो गई हो, सच में बहुत दुख होता है। 20 दिसंबर, आज दर्द इतना है कि बैठा नहीं जाता, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नए साल तक जीना है। नए साल की दुआ है कोई तुमसे मिले जो तुमसे पूरी जिंदगी प्यार करे, ढेर सारे बच्चे हों। तुम्हारी शादी जो मैं तुम्हें देना चाहता था वो अगले जन्म में दूंगा, माफ करना। नहीं, ये सच नहीं है। रुयान ने चिल्लाकर उसे बीच में रोका। बताओ उसे क्या हुआ? अगला जन्म क्या? नए साल तक जीना? उसे क्या हुआ है? ये क्वी अब कहाँ है? मैं ये नहीं सुनना चाहती, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। रुयान पागल हो गई थी, पागलों की तरह चिल्ला रही थी, रो रही थी। उसे डायरी में लिखी मौत शब्द सुनाई दे रहा था। चीटो ने रुयान को देखा। उसे थोड़ा दुख हुआ, थोड़ा अफसोस भी। उसे दुख इस बात का था कि क्वी उस दौर को कैसे झेल पाया। जो उससे प्यार करती है उसने ब्रेकअप कर लिया और उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। बस सोचना ही क्रूर है, खासकर ये क्वी ने ये सब सच में झेला। उसे अफसोस भी क्वी के लिए ही था। अगर रुयान ये पागलपन देख पाती, उसकी बेसब्री देख पाती, तो उसे थोड़ी तसल्ली होती। जिस औरत के लिए उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, वो कम से कम उसकी परवाह तो करती है। ये क्वी नहीं मरा, वो अब भी जिंदा है। चीटो ने धीरे से कहा। वो बस इतना ही कह सकता था। तो उसकी बीमारी ठीक हो गई? ठीक हो गई। तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? और उस वक्त मैंने उसे पागलों की तरह ढूंढा, उसने जवाब क्यों नहीं दिया? वो अब कहाँ है? रुयान ने बेसब्री से पूछा। वो ये क्वी की पूरी स्थिति जानने को बेचैन थी। चाहे कितनी भी नफरत हो, प्यार था ही। चाहे कितना भी कठोर हो जाए, वो आखिर गोगो की माँ है। चीटो ने सिर हिलाया। बस अस्थायी रूप से काबू में है। वो वापस क्यों नहीं आया? ये तो किस्मत का मजाक है। जब उसने तुम्हें ढूंढा तुम नहीं थी। जब तुम उसे ढूंढ रही थी वो शायद इलाज करवा रहा था और जवाब नहीं दे पा रहा था। सच में ये एक विशाल मजाक है, जैसे अनगिनत भावुक सीरियलों में होता है। लगता है गलत फहमियों के बिना सस्पेंस नहीं बनता। वो तुम्हें ढूंढने क्यों नहीं आया? इसके लिए मैं तुम्हें उसकी डायरी पढ़कर सुनाता हूँ, शायद वहां जवाब मिले। चीटो ने डायरी खोली। 15 जनवरी, एक और महीना बीत गया। रुयान, हमारे अलग हुए 3 महीने और 5 दिन हो गए। आज मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। मेरा ऑपरेशन सफल रहा। इसका मतलब है कि कम से कम मैं तुम्हारे साथ कुछ और वक्त बिता सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। काश मैं तुम्हें एक बार फिर से देख पाता। जब मैं उठ पाऊंगा तुम्हें लेने आऊंगा। 1 फरवरी, आज मेरी जिंदगी का सबसे गुस्से वाला दिन है। रुयान, माफ करना, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ेगा। वो कमीने हैं। मैंने उनसे पैसे जरूर लिए थे, लेकिन मैंने सब चुका दिया था। मैंने नहीं सोचा था उनके पास एक और कॉपी बची होगी और वो तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। रुयान, चिंता मत करो, मैं उनसे पक्का बदला लूंगा। 22 फरवरी, आज चीनी नव वर्ष का पहला दिन है। रुयान, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। जिन कमीनों ने तुम्हें परेशान किया था, मैंने उन्हें जेल भिजवा दिया है। मेरी पत्नी को छेड़ने की हिम्मत करना मानो जीना नहीं चाहते। 25 फरवरी, मुझे माफ करना, मैंने आखिरकार ये फैसला ले लिया। रुयान, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। 1 मार्च, माफ करना, माफ करना। मुझे नहीं पता कितनी बार कहूं, शायद माफी मांगकर अपने दिल का गुनाह हल्का कर सकूं। अगर चीटो ने आज लापरवाही से न कहा होता तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं सच में एक कमीना हूं, एक कमीना। रुयान, काश मैं देख पाता हमारा बच्चा कैसा होगा। 22 मार्च, रुयान, मैं तुम्हें चुपके से बताता हूं। जिस नौकरी के लिए आज तुम्हारा इंटरव्यू हुआ और तुम सेलेक्ट हुई, वो मैंने चुपके से तुम्हारे लिए जुगाड़ की है। हाँ, तुम जिंदगी भर नहीं जानोगी, नहीं तो तुम पक्का मुझे मुक्का मारोगी और बोलोगी, अपना काम करो ना मेरा, आपका शरीर तुम्हारे मुक्के नहीं सह सकता। उस नौकरी का मालिक मेरा दोस्त है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। बेशक मुझे यकीन है तुम अपना काम खुद अच्छे से करोगी। शुभकामनाएं। काश तुम मुझे एक और मुक्का मारती। 28 अप्रैल, आज मैं तुमसे मिलने चुपके से आया। तुम पहले ही मैटरनिटी लीव पर जा चुकी हो। हमारा बच्चा जल्द ही पैदा होने वाला है। अचानक मैं बहुत घबरा गया। क्या ये पिता बनने का एहसास है? मैंने तुम्हें मुस्कुराते देखा, बहुत खूबसूरत। 1 मई, आज मैं तुम्हारे माता पिता के घर के नीचे आया। बहुत सोचा, लेकिन ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हुई। डर है कि कहीं तुम्हें परेशानी न हो जाए। मुझे पता है तुम उनकी माफी पाने के लिए कितनी तरस रही हो। ये सब इस निकम्मे की गलती है, लेकिन मैंने चुपके से एक काम किया है। मैंने उनके लिए वो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद दिया जो वो खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। मैंने तुम्हारे पिता को मुस्कुराते देखा। मुझे लगता है वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। काश मुझे भी उन्हें पिताजी कहने का मौका मिलता। 25 मई, आज गोगो का जन्मदिन है, दुनिया में आने का पहला दिन। मैं अस्पताल में हूँ, लेकिन किसी को मुझे देखने नहीं दूंगा। जब गोगो ने पहली बार आवाज की, मेरा पूरा दिल उड़ गया। ये अवर्णनीय एहसास है। मुझे अचानक अपनी जिंदगी की निरंतरता दिखी। अब दुनिया में जिस औरत से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसके साथ एक और इंसान जुड़ गया। लेकिन चिंता मत करो रुयान, तुम हमेशा पहली रहोगी। 27 मई, क्यों क्रूर भगवान, क्या तुमने मुझ पर सारे दुख डाल दिए? वो कम थे, तुम मेरी बेटी को भी क्यों सता रहे हो? जब मैंने सुना गोगो को जन्मजात एनीमिया है, मेरा पूरा आसमान टूट गया। वो इतनी छोटी है, इतनी प्यारी, उसे इतना बड़ा दर्द क्यों सहना पड़े? क्यों? 1 जून, रुयान, आज लिखा कि शायद बहुत दिनों तक डायरी नहीं ली रख पाऊंगा, क्योंकि आज मेरा खून गोगो के शरीर में जाएगा। आज के बाद जब तुम गोगो को गोद में लोगी, तो क्या तुम्हें थोड़ा सा मुझे गोद में लेने का एहसास होगा? शांति। सब फिर से चुप थे। रुयान जोर जोर से सिसक रही थी। उसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था। इक्वी कहाँ है? उसने तुमसे ये सब पढ़ने को क्यों कहा? क्या वो अब ठीक है? रुयान सच में उसके बारे में सब जानना चाहती थी।
रुइयान, अब तुम्हें बता सकता हूं मुस्कुराते हुए, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। डायरी में 22 मार्च वाला दिन मुझे याद है। गोगो पैदा होने वाली थी। मुझे बिल्कुल नौकरी ढूंढने का इरादा नहीं था, लेकिन उस दिन किसी ने मुझे फोन करके इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैंने सोचा वो मेरे भेजे हुए ढेर सारे सीवी के जवाब में होगा। बस देखने चली गई और इंटरव्यू अद्भुत रूप से अच्छा गया। यहां तक कि रुइयान को खुद हैरानी हुई। एक प्रेग्नेंट औरत, एक सिंगल माँ जो अभी बच्चा जनने वाली है, जो जल्द ही मैटरनिटी लीव पर चली जाएगी, उसे नौकरी कैसे मिल सकती है? अब मुझे समझ आया, ये तुम थे, चीटो। रुइयान रोते हुए बोली, मैं तुमसे कहने वाली थी कि तुम्हारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे, लेकिन मैंने दांत भींच लिए और बात अंदर ही रखी। चीटो ने धीरे से कहा, वो ठीक है। वो शायद नहीं चाहता था कि तुम्हें इस डायरी की जानकारी हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ चीजें जाननी चाहिए। चीटो ने सिर झुकाया और फिर से डायरी खोली। 11 सितंबर। हैरत है, 3 महीने बीत गए। मैंने सोचा था नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन निकल गया। ये सब तुम्हारी बदौलत है, गोगो की बदौलत। जब कभी हार मानने का मन करता, तुम्हारी तस्वीर मेरे दिमाग में आ जाती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, सूर्योदय सूर्यास्त देखना चाहता हूँ, गोगो को बड़ा होते देखना चाहता हूँ, भले ही सिर्फ एक दिन के लिए। 22 सितंबर। कमीना। मैं सच में कमीना हूं, रुइयान। आज मैंने तुम्हें फिर देखा। तुम गोगो को पीठ पर लादे बर्तन मांज रही थी। बर्तन के टूटे किनारे से तुम्हारा हाथ कट गया, खूब खून बहा। तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। मेरा बहुत मन हुआ अंदर जाकर तुम्हें बाहों में भर लूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता और नहीं चाहता हूं कि तुम मुझे इस हालत में देखो। माफ करना रुइयान, मैं तुम्हारी अच्छे से रक्षा नहीं कर पाया। मैं कसम खाता हूं यही आखिरी बार है। आखिरी बार तुम्हें दर्द दे रहा हूं। 2 अक्टूबर। रुइयान। तुम मुस्कुराई। मैंने आखिरी बार ये मुस्कान कब देखी थी? भूल गया। समय हमेशा दर्दनाक चीज है, इतना कुछ बहा ले जाता है। पता नहीं कब हमें अलग हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। इस साल हम दोनों ने बहुत कुछ झेला। मैं वो नहीं रहा। तुमने भी कम मुस्कुराना छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है आज से तुम फिर से मुस्कुराओगी, क्योंकि तुम्हें आखिरकार अपनी पसंदीदा नौकरी मिल गई। शेनलू एक बेहतरीन म्यूजिक प्रोड्यूसर है। उसकी रिकॉर्ड कंपनी भी बहुत अच्छी है। उसने मुझसे वादा किया है वो तुमसे जुड़ी हर चीज की रक्षा करेगा। मैं बहुत शांत हूं। समय बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदलेगी वो है मेरा तुमसे प्यार। नहीं, नामुमकिन है। रुइयान ने अचानक ऊंची आवाज में चीटो को रोका। शेंजी क्यू को नहीं जान सकता, उनका कोई संबंध ही नहीं है। ये डायरी नकली है, बिल्कुल नकली है। रुइयान चिल्लाई। वो यकीन करने से इनकार कर रही थी। संगीत ही उसकी आखिरी शान थी। जब उसकी जिंदगी बिखर गई तो संगीत ने ही उसे जीने की हिम्मत दी थी। वो हमेशा मानती थी कि संगीत ने ही उसे दूसरी जिंदगी दी थी, तो वो यकीन नहीं करना चाहती थी ये सब भी उसी की करतूत थी। चीटो मुस्कुराया। लू रुइयान, तुम इतनी भोली नहीं हो कि ये मान बैठो कि सड़क पर किसी टैलेंट स्काउट ने तुम्हें देख लिया। ये सब परियों की कहानियां है ना। शोबिस में इतने सालों के बाद ऐसी बातें सिर्फ एक आम आदमी ही मान सकता है। क्या तुम अब भी ये मानती हो? रुइयान सन रह गई।